KEC इंटरनेशनल लिमिटेड सिविल SBU में आपका स्वागत है, जहां हर कार्यकर्ता, विजिटर और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। KEC में हम हर व्यक्ति जो हमारे कार्य क्षेत्र में कदम रखते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हैं और जिसकी शुरुआत सभी के लिए पूरी तरह से सुरक्षा के इंडक्शन के साथ होती है। हमारे साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षा का इंडक्शन आवश्यक है। ये भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं। चाहे आप लंबे समय से कार्यरत हो या पहली बार ठेकेदार बने हो, ये प्रशिक्षण अनिवार्य है। ये आपको बताता है कि कार्य करते समय कौन कौन से खतरे आने की संभावना है और उनसे कैसे सुरक्षित रूप से निपटा जा सकता है, ताकि आप खुद को और अपने सहकर्मियों को सुरक्षित रख सके। PPE KEC इंटरनेशनल लिमिटेड में दैनिक संचालन का एक मूल्य पहलू है, जिसे साइट पर सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये रक्षा का अंतिम उपाय है, जिसका उपयोग खतरों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। KEC में हमेशा उचित PPE पहने, जिसमें सुरक्षित चिन स्ट्रैप वाले हेलमेट, उचित रूप से फिट किए गए रिफ्लेक्टिव जैकेट और सही आकार के सेफ्टी शूज शामिल है। अपने सेफ्टी शूज पहनने से पहले उनके अंदर किसी भी कीट या अनजान वस्तु के लिए सावधानी से जांच लें। हेलमेट दुर्घटनाओं से बचाते हैं। हेलमेट के रंग को पहनने वाले की भूमिका को दर्शाने के लिए अलग अलग रखा गया है, जिससे साइट पर कामकाज आसान हो जाता है। पीले हेलमेट कामगारों के लिए है, इलेक्ट्रिशियन के लिए लाल, सुपरवाइजर के लिए नीले, इंजीनियरों और स्टाफ के लिए सफेद, सुरक्षा अधिकारियों के लिए हरे और विजिटर्स के लिए बैंगनी है। क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार हेलमेट का रंग बदल सकता है। सेफ्टी शूज सुरक्षित जूते गिरने, नुकीली वस्तुओं से चोट लगने और फिसलने से बचाते हैं, जो पैरों को संभावित खतरों के कारण लगने वाली चोट से सुरक्षित रखते हैं। उन्हें सही ढंग से पहना जाना चाहिए। अगर वे फट जाए तो तुरंत बदल लें। आई प्रोटेक्शन आंखों की सुरक्षा, सेफ्टी ग्लासेस, शील्ड्स और आंखों में उड़कर आने वाली धूल और मलबे जैसा अधिकतर निर्माण क्षेत्र में पाए जाते हैं से सुरक्षित रखते हैं। हाई विजिबिलिटी जैकेट्स ये सुनिश्चित करती है कि कारीगरों को अंधेरे में भी आसानी से देखा जा सके, जिससे चल रहे उपकरणों के आसपास दुर्घटनावश टकराव होने या चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। हाथ की सुरक्षा, कट, घर्षण और हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा के लिए सेफ्टी हैंड ग्लव्स पहनना आवश्यक है। फुल बॉडी हार्नेस ऊंचाई पर काम करते समय मलबे के गिरने से लगने वाली चोट से सुरक्षित रखते हैं, जिसका उपयोग लाइफलाइन और एंकर के साथ किया जाता है। इसका उपयोग 1.8 मीटर ऊंचाई से अधिक काम करने वालों को करना चाहिए। ईयर प्लग कानों को ऊंची आवाज जिसके कारण कानों को क्षति हो सकती है, उससे सुरक्षित रखते हैं। नोज मास्क धूल, फ्यूम और हानिकारक गैसों को फिल्टर करता है, जो श्वसन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। PPE वर्कर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। KEC आवश्यकताओं को पालन करने वाले PPE मैट्रिक्स के अनुसार ही PPE पहने और कार्यस्थल पर होने वाले खतरों से बचे। KEC में सुरक्षा पार्क केंद्र है, जहां साइट पर उपयोग किए जाने वाले सभी सुरक्षा PPE या उपकरण को दिखाया जाता है। ये एक शिक्षण केंद्र की तरह है, जहां वर्कर्स PPE के प्रत्येक पार्ट के महत्व और उसके उचित उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PPE को सुरक्षित स्थान पर रखें, इसे ग्रीस करें और शार्प किनारों और अन्य संभावित खतरों से दूर रखें। साइट एंट्री प्रोसीजर, साइट प्रविष्टि प्रक्रिया। अब हम साइट पर फॉलो किए जाने वाली साइट प्रविष्टि की प्रोसीजर को समझते हैं।
जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, गेट पर एडमिन वेरिफिकेशन किया जाएगा। कृपया HR एडमिन ऑफिस जाएं, अपनी पहचान को वेरीफाई करने के लिए अपना आधार कार्ड दें व स्क्रीनिंग फॉर्म भरें। इसके बाद आपकी स्किल्स का वेरिफिकेशन होगा। आपके अनुभव, उपकरण प्रबंधन और तैयारी के विभिन्न परिस्थितियों के बारे में साइट इंजीनियर द्वारा पूछे गए सवालों का सटीक जवाब प्रदान करें। इसके बाद एक प्री मेडिकल परीक्षा होती है जो वर्कर्स के स्वास्थ्य और नौकरी के लिए फिटनेस का आंकलन करती है, जिसमें वर्टिको टेस्ट भी शामिल है। PPE को स्टोर से जारी किया जाएगा। अनस्किल्ड वर्कर्स को विशेष हेलमेट मिलेगा, जिस पर 30 दिन तक उनके विवरण का स्टिकर और एक रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहेगा। अब कृपया इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़े। यहाँ सुरक्षा अधिकारी आपको खतरे को कम करने के लिए साइट परिसर के अंदर पालन किए जाने वाले सभी सुरक्षा उपायों के बारे में मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी आपको सुरक्षा पार्क के दौरे पर ले जाएंगे। कृपया अपने सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए सभी सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। अंत में एडमिन काम के लिए एक गेट पास जारी करेगा। जनरल सेफ्टी: जब आप साइट पर पहुंचते हैं तो कृपया खतरों से बचने के लिए बताए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। पेडेस्ट्रियन वॉकवे पर ही चलें। मटीरियल गैंगवे या रोड पर न चलें। साइट पर किसी बैरिकेड को न लांघें। साइट पर काम करते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें। रेस्ट शील्ड या अन्य सेफर लोकेशन जैसे स्थानों पर जाएं और आवश्यकता पड़ने या आपातकाल अवस्था में कॉल जरूर अटेंड करें। किसी भी प्रकार के असुरक्षित काम में शामिल न हो। कार्यक्षेत्र में जाते समय हमेशा उपयुक्त PPE पहने। एक्सेस या इग्रेस वेज को बाधा मुक्त रखें। साइट परिसर में 20 किलोमीटर की गति सीमा का पालन करें। गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने। चूंकि फिसलने के कारण घायल होने की संभावना है, सीढ़ियों पर चलते समय हैंडरेल को पकड़े रखें। किसी भी मशीनरी को चलाते समय ढीले तारों का उपयोग न करें। मशीनरी के लिए निर्धारित प्लग का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि हर मंजिल के किनारों पर रेलिंग लगी हो। रेलिंग पर ना टिके। सुनिश्चित करें कि कटआउट और ओपनिंग पर टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड स्लैब एज लगे हों। मलबे को कम करने के लिए केवल डेब्री शूट का उपयोग करें और साइट पर किसी भी वस्तु को फेंकना प्रतिबंधित है। सेफ्टी नेट्स ऊपर से गिरने वाले कोई वस्तु या मलबे से लगने वाली चोट व खतरे को रोकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि सुरक्षा कैच नेट स्लैब एज, फ्लोर ओपनिंग और लिफ्ट शाफ्ट जैसी अन्य बड़े ओपनिंग पर हो। सुनिश्चित करें कि काम करते समय इलेक्ट्रिक केबल सिर के बहुत ऊपर या अंडरग्राउंड हो। सुनिश्चित करें कि स्लैब कटआउट और फ्लोर ओपनिंग रोड मैश और हार्ड बैरिकेशन से कवर किए गए हों। बात करके किसी दूसरे काम कर रहे व्यक्ति को विचलित ना करें। सुनिश्चित करें कि स्क्रैप को निर्धारित स्थान पर ही रखें। सुनिश्चित करें कि विभिन्न स्थानों पर अर्थिंग पिट्स मौजूद हों। कार्यक्षेत्र के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। स्टील रॉड बदलते समय हमेशा कंधे पर पैड और हाथों में दस्ताने पहने जो हाथ कटने से बचाव करेंगे। सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़े ना हों। यदि आपको किसी भी असुरक्षित कार्य, स्थिति या किसी भी कमी का पता लगे तो कृपया अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का काम सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य परमिट प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। अंडरग्राउंड सर्विसेज को नुकसान पहुंचने से बचने के लिए संबंधित यूटिलिटीज डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना न भूलें। एक्सकवेशन का अर्थ है किसी भी मैनमेड कट, गड्ढा, खाई,
या धंसा हुआ स्थान शामिल होता है जो मिट्टी हटाने से बनाया गया हो। सबसे पहले सभी भारी उपकरणों को किसी भी उत्खनन स्थल के किनारों से दूर रखना आवश्यक है। मशीनों के वाइब्रेशन और वजन के कारण अस्थिर किनारे गिर सकते हैं, न केवल मशीन ऑपरेटरों के लिए बल्कि आसपास के सभी कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो सकता है। स्टेबिलिटी बनाए रखने और कोलैप्सिस रोकने के लिए मिट्टी के प्रकार के अनुसार खनन ढलान बनाए रखा जाना चाहिए। 1 मीटर और उससे अधिक गहराई के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी संकेतों के साथ हार्ड बैरिकेड स्थापित करें। कम पानी की तालिका के मामले में जल संचयन को रोकने और सुरक्षित खनन स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित डी वाटरिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के बारे में जागरूकता रखना। एक्सकवेशन शुरू होने से पहले इन संचार नावों को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए यूटिलिटीज कहां स्थित है, ये स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। दुर्घटनावश भूगर्भ उपयोगिताओं को प्रभावित करने से बाधाएं और डेंजरस रप्चर्स जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जहां हम यूटिलिटीज की पहचान न हो पाए तो उसके लिए यूटिलिटीज डिटेक्टर्स का उपयोग करें या ट्रायल ट्रेंचिंग मेथड्स आजमाएं। एक्सकवेशन साइट्स तक पहुंच और प्रवेश को स्पष्ट रूप से सुरक्षित होना चाहिए। एक्सकवेशन में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सीढ़ियां मजबूत होनी चाहिए और उन्हें अनस्टेबल या डैमेज नहीं होना चाहिए, जो आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। एक्सकवेटेड मटेरियल्स को रखते समय उन्हें एक्सकवेशन के किनारे से कम 1 मीटर दूर रखना आवश्यक है। ऐसा करने से दुर्घटनावश खंभे में फंसने से बच जाती है, स्पष्ट पहुंच बनाए रखती है और किनारे की गिरावट को रोकती है। जहां भी ढीली सामग्री, ढीली मिट्टी की संभावना होती है, वहां पिट के नीचे काम करने वाले लोगों पर गिर सकती है। वहां एक्सकवेशन पर एक सुरक्षा जाल दिया जाना चाहिए। नियमित निरीक्षण और एक्सकवेशन एरियाज की निगरानी ये सुनिश्चित करती है कि परियोजना की पूरी अवधि के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय बनाए रखें। हॉट वर्क। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गर्म कार्य हॉट वर्क में वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग आदि शामिल है, जो सभी गर्मी, स्पार्क या ज्वलन पैदा कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है और सभी को सुरक्षित रखने के लिए सख्त सुरक्षा नियमों की आवश्यकता है। किसी भी हॉट वर्क एक्टिविटी शुरू करने से पहले वर्क परमिट ले। केवल अधिकृत और प्रशिक्षित श्रमिकों को ही ये कार्य करने की अनुमति है। वर्क परमिट केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। वर्क परमिट में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। वेल्डिंग के दौरान वर्कर्स को स्पार्क, गर्मी और प्रकाश से बचने के लिए सुरक्षा कवच, नोज मास्क, हैंड ग्लव्स, एप्रन, हैंड स्लीव, लेग गार्ड और सेफ्टी शूज सहित सही सुरक्षा उपकरण पहनने की आवश्यकता होती है। हानिकारक फ्यूम को दूर करने के लिए वेल्डिंग एरिया के आसपास अच्छी वायु प्रवाह होना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आसपास फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट होने चाहिए। किसी भी आग के जोखिम को रोकने के लिए फायर वॉच व्यक्ति को हमेशा वहां रहना चाहिए। कटिंग के लिए जो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च या प्लाज्मा कटर का उपयोग कर सकता है, वर्कर्स को फ्लेम रेजिस्टेंट कपड़े पहनना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी त्वचा पूरी तरह से कवर हो। आग से बचने के लिए सभी उपकरणों को लीक के लिए चेक किया जाना चाहिए और सही दबाव पर सेट किया जाना चाहिए। उपयोग के बाद वेल्डिंग मशीन बंद करें। जिन क्षेत्रों में कटिंग होती है उनमें ज्वलनशील सामग्री और अच्छी वेंटिलेशन से स्पार्क को दूर रखने के लिए बाधाएं होनी चाहिए, विशेष रूप से बंद स्थानों पर। ऊंचाई पर काम करते समय फायर ब्लैंकेट का उपयोग किया जाना चाहिए। अपना काम शुरू करने से पहले केबलिंग और उपकरण चेक करें। उपयोग से पहले अपनी उचित स्थिति के लिए कटिंग व्हील गार्ड,
चॉप सॉ मशीन चेक करें। वर्कर्स को अपनी आंखों को चमकदार प्रकाश और छिड़काव से बचाने के लिए फेस शील्ड पहनना चाहिए। आसपास अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर रखना सुनिश्चित करें। आग जलाने के लिए स्पार्क लाइटर का उपयोग करें। मैच बॉक्स या किसी अन्य ज्वलनशील सामग्री का उपयोग न करें। इस्तेमाल के बाद गैस कटिंग नोजल को साफ करें। चेक करें केबल, गैस कनेक्शन, सिलेंडर के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर और गैस कटिंग गन अच्छी स्थिति में है। उपयोग के बाद गन और तार को निर्धारित स्थान पर रखें। उपयोग के बाद वाल्व बंद करें। सिलेंडर को चेन के साथ बांधा जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि सिलेंडर कैप उपलब्ध है और ट्रॉली के साथ संभाला जाता है। गैस कटिंग का काम करते समय हमेशा फेस शील्ड, नोज मास्क, ईयर प्लग, हीट रेजिस्टेंस लेदर हैंड ग्लव्स, लेदर हैंड स्लीव्स, लेदर एप्रन, लेदर लेग गार्ड और सेफ्टी शूज जैसे उपयुक्त पीपीई पहने। हॉट वर्क ग्राइंडिंग पीपीई उपयोग से पहले किसी भी नुकसान के लिए ग्राइंडिंग व्हील और उपकरण का निरीक्षण करें। सुरक्षित वर्कपीस और मटेरियल के लिए सही ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करें। स्पीड और ऑपरेशन के लिए निर्माता और निर्देशों का पालन करें और ग्राइंडिंग के दौरान दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ढीले कपड़े या एक्सेसरीज पहनने से बचें जो ग्राइंडर में पकड़ा जा सकता है। सभी हॉट एक्टिविटीज में आपातकाल में क्या करना चाहिए ये जानना महत्वपूर्ण है। वर्कर्स को पता होना चाहिए कि कहां से बाहर निकलना है, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करें और अगर कोई आपात स्थिति है तो किससे संपर्क करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए कि सभी सुरक्षा उपकरण प्राप्त करना और सही काम करना आसान है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सभी कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर विद्युत सुरक्षा सर्वोपरि है। दुर्घटनाओं को रोकने में विद्युत उपकरणों का उचित सेटअप और रखरखाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को RCCBs, MCBs और HRC फ्यूजेस जैसे सेफ्टी उपकरणों से जुड़ा होना चाहिए। इन घटकों से इलेक्ट्रिक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचने में मदद मिलती है, जो आग के खतरों या इलेक्ट्रिकल शॉक का कारण बन सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ट्रिपिंग, टाइमिंग और वैल्यूज की निगरानी करना आवश्यक है। ये उपकरण सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा केबल जॉइंट से बचना और इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉकेट्स का उपयोग करना आवश्यक है ताकि विश्वसनीय और सुरक्षित कनेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। सभी कनेक्शनों में धूल और पानी, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फेलियर्स और अन्य हैजार्ड्स हो सकते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए IP55 या उच्चतर रेटिंग वाले सॉकेट का उपयोग किया जाना चाहिए। तारों का उचित प्रबंधन होना चाहिए और केबल जॉइंट से बचना चाहिए। ये सुनिश्चित करना कि सभी प्लग और सॉकेट अच्छी कंडीशन में है और किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के संकेत दिखाने वाले स्थान को बदलना एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उपकरणों और संरचनाओं की पर्याप्त अर्थिंग एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें किसी भी आकस्मिक वोल्टेज स्पाइक्स को रोकने के लिए विद्युत उपकरणों और स्ट्रक्चर्स को जमीन से जोड़ना होता है। उदाहरण के लिए सभी मशीनों को ठीक से धरना चाहिए और प्रतिरोध के स्तर को मापने के लिए उपयुक्त साधनों के ग्राउंडिंग प्रणालियों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। मशीनों, DGS और पोर्टा केबिन में बॉडी अर्थिंग और रबर के मैट होने चाहिए। सिंगल फेज मशीनों के लिए सिंगल बॉडी अर्थिंग की आवश्यकता होती है, जबकि 3 चरण की मशीनों को डबल बॉडी अर्थिंग की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग जॉब्स में अलग अलग अर्थिंग होनी चाहिए और मशीनों को RCCB के माध्यम से कनेक्ट किया जाना चाहिए।
किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कार्य के लिए लॉकआउट, टैग आउट, लोटो प्रक्रियाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी रखरखाव शुरू होने से पहले सभी ऊर्जा स्रोतों को ठीक से अलग रखा जाए, जैसे कि उपकरण बंद करना और ऊर्जा अलग करने वाले उपकरण को लॉक करना ताकि इसे सक्रिय नहीं किया जा सके। लोटो टूल्स, लॉक, टैग, डिस्चार्ज रॉड की उपलब्धि सुनिश्चित करें। प्रशिक्षित और अधिकृत लोटो वर्कर्स की सूची बनाए रखें। शटडाउन, रखरखाव और कमीशनिंग के लिए लोटो प्रक्रियाओं का पालन करें। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में शामिल सभी कर्मियों के लिए लोटो ट्रेनिंग अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, वितरण बोर्ड डीबी में सुरक्षात्मक शेड या कैनोपी होनी चाहिए ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस के सीधे संपर्क से बचा जा सके, जिससे घटकों का क्षरण हो सकता है और इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हो सकती है। इंसुलेटेड केबल्स और इंडस्ट्रियल ग्रेड प्लग्स या सॉकेट्स का उपयोग करें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का नियमित निरीक्षण और ट्रेनिंग करें और टैगिंग करें। अंत में ये आवश्यक है कि केवल लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिशियन ही विद्युत प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव का कार्य संभाले, जिनके पास न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं या +2 शिक्षा और प्रशिक्षण हो। ये सुनिश्चित करना कि सभी विद्युत कार्य भारतीय बिजली नियमों के आधार पर जारी लाइसेंसेस वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और 4 वर्षों के अनुपालन के लिए वैध है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके और नियमित निरीक्षण और रखरखाव करके कंस्ट्रक्शन साइट्स विद्युत सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रख सकते हैं, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं और सभी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिशियंस को पीपीई पहननी चाहिए। लाइसेंसेस प्राप्त इलेक्ट्रिशियंस की संपर्क जानकारी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए केबल राउटिंग इंसुलेटेड एस हुक का उपयोग करके किया जाना चाहिए और जमीन से कम 7 फुट की ऊंचाई पर बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां केबल अंडरग्राउंड रूट किए जाते हैं, वहां उचित केबल मार्कर से निशान लगाने चाहिए। निर्माण गतिविधियों के दौरान उचित ओवरहेड केबल रूटिंग। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एसडीबी को इंसुलेशन के लिए रबर मैट के साथ ग्राउंड लेवल पर स्थापित किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन डिटेल्स डीबी या एसडीबी पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। डीबीज, एसडीबीज, डीजीज और अन्य इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मासिक निरीक्षण होना चाहिए। सुरक्षा को बढ़ाने और इलेक्ट्रिकल खतरों को रोकने के लिए डबल अर्थिंग भी दिया जाना चाहिए। ऊंचाई पर काम करना। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा सर्वोपरि है। ऊंचाई से संबंधित गतिविधियों के दौरान सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए दिशा निर्देशों और प्रक्रिया को डिजाइन किया गया है। शुरुआत में ये महत्वपूर्ण है कि ऊंचाई पर काम करने के लिए नियुक्त सभी कर्मियों को ऐसे कार्यों के लिए उनकी उपयुक्तता की पुष्टि करने के लिए वर्टिगो टेस्ट देना पड़ता है। ये एक निवारक उपाय है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चक्कर आने या सिर घूमने की आशंका वाले कर्मचारियों को ऐसी संभावित खतरनाक स्थितियों में न रखा जाए। इसके अलावा ऊंचाई पर काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण जैसे कि सीढ़ियां, मोबाइल लिफ्ट, स्कैफोल्डिंग और एक्सेस टावर स्थिर होने चाहिए। विशेष रूप से हाथ में कम करने और नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इन निरीक्षणों को किसी भी नुकसान, अस्थिरता या संभावित पहनने की जांच करनी चाहिए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। उतना ही महत्वपूर्ण है गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षा। सुरक्षा कैच नेट, हार्ड बैरिकेड के साथ एज प्रोटेक्शन, लाइफलाइन
और टो बोर्ड ऊंचाई पर काम करते समय आवश्यक सुरक्षा उपाय है। उपकरण बैग सुरक्षित रूप से उपकरण ले जाते हैं, चीजें गिरने से रोकते हैं और वो हल्के और टिकाऊ होने चाहिए। मटीरियल लिफ्टिंग बैग उच्च क्षेत्रों में परिवहन सामग्री, शक्ति, सुरक्षा और वजन सीमा सुनिश्चित करता है। दोनों ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा, संगठन और दक्षता को बढ़ावा देते हैं। FBH फॉल अरेस्टर एंड फुल बॉडी हार्नेस। शॉक अब्सॉर्बर। शॉक अब्सॉर्बर गिरने के दौरान होने वाले खतरे को कम करता है, जिससे धीरे धीरे ऊर्जा को अवशोषित करके चोट को रोकता है। रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर एक सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन है जो गिरने के समय फैलता है और लॉक करता है, जिससे गिरने का प्रभाव कम होता है। इसमें टूल लैनियार्ड या अन्य सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करके सभी टूल्स और सामग्री को सुरक्षित करना शामिल है, ताकि उन्हें ऊंचाई से गिरने से रोका जा सकता है। एलिवेटेड एरियाज जैसे स्कैफोल्डिंग गेट्स या लिफ्ट शाफ्ट एंट्री अनअधिकृत पहुंच को रोकने और सिर की चोटों से बचाने के लिए मजबूत लॉकिंग तंत्र और ओवरहेड सुरक्षा से लैस होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक पॉइंट को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए और केवल प्रशिक्षित कर्मियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सीढ़ियों पर चढ़ते समय श्रमिकों को 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए और स्थिरता के लिए एक स्टैंडर्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। स्कैफोल्ड पर काम करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि सतह स्थिर है, बेस प्लेट सुरक्षित है और उचित सीढ़ी के साथ उचित पहुंच है। जांच करें कि स्कैफोल्ड में मिड और टॉप रेल है, पूरी तरह से प्लैंक किए गए हैं और इनमें एक ग्रीन टैग है जो सुरक्षा को दर्शाता है। केवल प्रशिक्षित स्कैफोल्डर ही स्कैफोल्ड बनाएं और उन्हें बंद कर दें। उपकरणों को एक उपकरण लैनियार्ड के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। स्कैफोल्ड को मैन्युफैक्चरर के दिशा निर्देशों के अनुसार और एक योग्य पर्यवेक्षक की देखरेख में SOP के अनुसार एकत्रित और अलग किया जाना चाहिए। स्कैफोल्ड किसी विशिष्ट प्रशिक्षण वाले सक्षम कर्मियों को ही बनाना चाहिए। स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। ये निरीक्षण की तिथियों और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को ट्रैक करता है। ये सुनिश्चित करता है कि इसके पूरे उपयोग में स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। इरेक्शन और डिसमेंटलिंग दोनों चरणों के दौरान ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्कैफोल्डिंग का कोई हिस्सा ओवरलोड न हो और वो संरचना निरंतर स्थिर हो। असेंबली और डिसअसेंबली के प्रत्येक चरण की योजना बनाई जानी चाहिए और वर्कर्स को योजना से परिचित होना चाहिए। सही ढंग से इंस्टॉल किए गए सेफ्टी साइंस आवश्यक चेतावनी और निर्देश प्रदान करते हैं जो दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और संभावित खतरे के माध्यम से वर्कर्स को सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। मटेरियल को स्लैब या कटआउट किनारों के निकट नहीं रखा जाना चाहिए। सेफ्टी कैच नेट का लिफ्ट शाफ्ट या प्लम्बिंग शाफ्ट के अंदर 6 मीटर अंतराल दिया जाना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन फॉर वाटर प्रोजेक्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ESR और पाइपलाइंस। एलिवेटेड वर्क के लिए हार्नेस, लैनियार्ड और SRL का उपयोग करें। फॉल प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, कारखाने, बिजली संयंत्र के लिए फॉल प्रोटेक्शन। ऊंचाई से संबंधित कार्यों के लिए परमिट टू वर्क और लोटो प्रोसीजर्स को लागू करें। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, टनल्स, एलिवेटेड ट्रैक्स, ब्रिजेस के लिए फॉल प्रोटेक्शन। उन्नत कार्य के लिए गार्ड रेल और व्यक्तिगत फॉल अरेस्ट प्रणालियों का उपयोग करें। बिल्डिंग और पब्लिक स्पेस के लिए फॉल प्रोटेक्शन, गार्ड रेल, सुरक्षा जाल, व्यक्तिगत गिरफ्तारी प्रणालियों, हार्नेस और लैनियार्ड का उपयोग करें और गिरने वाले वस्तुओं को रोकने के लिए वॉकवे को कवर करें। लिफ्टिंग ऑपरेशन, चोटों को रोकने और स्मूथ ऑपरेशन फ्लो बनाए रखने के लिए KEC में लिफ्टिंग ऑपरेशन और मैनुअल सामग्री संभालने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस गाइड का उद्देश्य आवश्यक प्रथाओं को स्पष्ट करना और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को उजागर करना है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रथाओं का पालन करना चाहिए।
एक, महत्वपूर्ण लिफ्टिंग गतिविधियों से पहले लिफ्टिंग वर्क परमिट लेना चाहिए। 2, लिफ्टिंग उपकरण और टूल और टैकल दोनों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार इस्तेमाल से पहले निरीक्षण और मासिक निरीक्षण करना चाहिए। 3, उपकरण और लिफ्टिंग टूल से निपटने के लिए क्वार्टरली कलर कोडिंग लागू किया जाना चाहिए। 4, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिफ्टिंग एक्टिविटीज को भारी हवाओं जैसी स्थिति में निलंबित किया जाना चाहिए। भारी वस्तुओं को उठाना, चाहे मैनुअल लेबर या मैकेनिकल, कई जोखिमों का कारण होती है। भारी वस्तुओं को मैन्युअल रूप से संभालने से मांसपेशियों की चोट, मस्क्यूस्केलेटल इंजरीज की संभावना ज्यादा होती है। ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे चोटों से बचने के लिए संचालन में शामिल सभी कर्मियों को उचित लिफ्टिंग तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए। इसके अलावा यांत्रिक लिफ्टिंग उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि संचालन के दौरान यांत्रिक विफलताएं गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। लिफ्टिंग एक्टिविटीज के दौरान एक व्यक्ति को उठाए गए लोड से नीचे नहीं जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई उपकरण ओवरलोड ना हो। ओवरलोडिंग उपकरणों को उठाने में तनाव डाल सकता है और विफलता का कारण बन सकता है, जिससे श्रमिक जोखिम में पड़ सकते हैं। सभी उपकरणों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से वजन सीमा और परिचालन निर्देश होने चाहिए। मैन्युअल रूप से मटेरियल को मूव करते समय उचित पोस्चर और टेक्निक महत्वपूर्ण है। अगर आप 20 किलोग्राम से कम उठाना चाहते हैं तो आपको लोड को लिफ्ट करने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन करना होगा। 1, लोड शरीर के निकट रखें। 2, लिफ्ट करते समय पैर एक पैर के साथ थोड़ा आगे होना चाहिए। लिफ्ट की शुरुआत में एक अच्छा पोस्चर रखें और पीठ को जितना संभव हो सीधा होना चाहिए। पूरी तरह से बैक ना मुड़े। लोड उठाने के लिए अपने पैरों की मांसपेशियों का उपयोग करें। कंधे की ऊंचाई से ऊपर लोड लिफ्ट करने से बचें। कोई भी लूट लिफ्ट करते समय स्टूपिंग से बचें। लोड लिफ्ट करने से बचें और अपने टॉर्सो लिफ्टिंग एक्टिविटी को बदलने से बचें। इसके अलावा कार्यों की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि झुकने और आगे बढ़ने की आवश्यकता कम से कम हो, जो पीठ की चोटों के सामान्य कारण है। जब होस्टिंग और रिगिंग की बात आती है तो सही प्रकार के स्लिंग और हुक का उपयोग करना आवश्यक है। प्रत्येक लिफ्ट की योजना बनाई जानी चाहिए और उपयोग किए जाने वाले उपकरण लोड और लिफ्टिंग दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्रैक या एक्सेसिव वेयर जैसी कोई समस्या न हो। क्रेन ऑपरेटर या लिफ्टिंग उपकरण और सिग्नल मैन व्यक्ति के बीच समन्वय सुनिश्चित करें। हाइड्रोलिक क्रेन या मोबाइल क्रेन का संचालन करते समय भूमिगत स्थिरता और क्रेन स्थिरता सुनिश्चित करता है। ओवरहेड पावर लाइन के मामले में सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मशीनरी ऑपरेटर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सड़क और वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले साइट के भीतर चलने वाले वाहनों की एक्टिविटीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि फोकलिफ्ट, क्रेन और ट्रक सहित सभी वाहनों ने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए स्पष्ट रूप से मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन रास्तों पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सुचारू नौवहन सुनिश्चित करना चाहिए। सुरक्षा और उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटिंग मशीन से पहले दैनिक ऑपरेटर चेकलिस्ट का पालन करना होगा। संयंत्र और मशीनरी ऑपरेटर के कर्तव्य इस प्रकार है। मोबाइल क्रेन या वाहन ऑपरेटर हमेशा साइट अनिवार्य पीपीई पहने, कभी भी शराब पीकर उपकरण का संचालन ना करे, अपने वाहन को बंद या धीमा करे और पैदल यात्री को साइट पर रोड क्रॉस करने की अनुमति दे। ट्रैफिक सिग्नल्स, सेफ्टी बोर्ड्स और सिग्नल्स का पालन करें। वाहन चलाते या उपकरण चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें।
वाहन पार्क करते समय हमेशा हैंड ब्रेक लगाएं और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए व्हील स्टॉपर का उपयोग करें। एक्सीडेंटल मूवमेंट को रोकने के लिए किसी झुकी हुई या ढली हुई सतह पर वाहन पार्क न करें। किसी परियोजना स्थल में कभी भी पीछे न हटे। ड्राइवर या ऑपरेटर केबिन में अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई नहीं बैठेगा। ड्यूटीज ऑफ टावर क्रेन ऑपरेटर। टावर क्रेन ऑपरेटर के कर्तव्य। प्रत्येक क्रेन ऑपरेटर या लिफ्टिंग एम्प्लॉइज ऑपरेटर को सही तरीके से प्रशिक्षित और सक्षम किया जाएगा। ऑपरेटर के पास मेडिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, विजन, हियरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट और मान्य थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट और हेवी व्हीकल या निर्माण वाहन लाइसेंसेस होने चाहिए। ऑपरेटर साइट पर एंड्रॉयड मोबाइल फोन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाए। वाहन को पीछे करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रशिक्षित बैंक्समैन से मार्गदर्शन ले। P&M में मेन लिफ्ट ऑपरेशन, प्लांट और मशीनरी। प्री ऑपरेशन मैन लिफ्ट का निरीक्षण करें, कंट्रोल चेक करें और सतह की स्थिरता सुनिश्चित करें। ऑपरेटर केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मचारियों को लिफ्ट ऑपरेट करना चाहिए। सुरक्षा उपयुक्त पीपीई, हार्नेस, हेलमेट, दस्ताने पहने और ये सुनिश्चित करें कि क्षेत्र साफ हो। ऑपरेशन प्लेटफॉर्म बनाते समय सावधानी बरतें। ओवरलोडिंग और अचानक मूवमेंट से बचें। लिफ्ट करने से पहले ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन और ओवरहेड बाधा चेक करें। पोस्ट ऑपरेशन लोअर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ठीक से स्टोर करें और किसी भी डैमेज के लिए निरीक्षण करें। सुरक्षित और प्रभावी मैन लिफ्ट ऑपरेशन के लिए इन चरणों का पालन करें। मैन लिफ्ट या किसी अन्य मशीनरी को ऑपरेट करने से पहले P&M प्लांट और मशीनरी विभाग द्वारा जारी किए गए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उपयोग से पहले चेरी पिकर का निरीक्षण करें। समय समय पर रखरखाव, प्रशिक्षित और प्रमाणित ऑपरेटर उपकरणों के बारे में वेरिफिकेशन और थर्ड पार्टी टेस्ट और फिटनेस सुनिश्चित करना तय करें। ड्राइविंग वाहन और उपकरण। गाड़ी चलाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का पालन करना आवश्यक है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आपसे अनुरोध है कि गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने। अपने वाहन को लोड करते समय या अनलोड करते समय अपने वाहन पर व्हील चॉक लगाएं। सड़क मेंटेनेंस से ये सुनिश्चित होता है कि वाहन बिना किसी अप्रत्याशित बाधा के सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। रिवर्सिंग व्हीकल्स से जुड़ा जोखिम महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पॉटरों का उपयोग इन साधनों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाना चाहिए। मार्ग साफ करने और किसी भी संभावित खतरे को संकेत देने में मदद करना चाहिए। रिवर्स कैमरा और सेंसर जैसी टेक्निक्स का उपयोग इस पहलू में सुरक्षा को काफी बढ़ा सकता है। उचित हस्ताक्षर न केवल एक दिशा निर्देश है, बल्कि एक आवश्यकता है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर संकेत स्पष्ट, दृश्यमान और उपस्थित होने चाहिए। वाहनों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना और खतरों से सतर्क होना चाहिए। इनमें स्पीड लिमिट्स, पेडेस्ट्रियन एरियाज और व्हीकल रूट्स के लिए दिशा निर्देश संकेत शामिल है। ड्राइवरों से लेकर साइट प्रबंधकों तक हर कार्यकर्ता को साइट विशिष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नियमित ब्रीफिंग और ट्रेनिंग सेशन सुरक्षा उपायों के महत्व को मजबूत करने और किसी भी बदलाव या नए जोखिम के बारे में सभी को अपडेट रखने में मदद करते हैं। अब हम बैंकमैन के कर्तव्यों पर एक नजर डालेंगे। 1. बैंक्समैन को साइट ट्रैफिक का समन्वय और नियंत्रण करना चाहिए। बैंक्समैन को केवल झंडे या लाइट बैटन के साथ ही संवाद करना चाहिए। बैंक्समैन को ऑपरेटर साइट पर होना चाहिए। बैंक्समैन को वाहन समय कार्य क्षेत्र में अन्य कर्मियों को चेतावनी देनी होगी। हैंड टूल और पावर टूल। सुरक्षित रूप से टूल हैंडलिंग केईसी में कार्य का एक मूलभूत पहलू है। अब हम हाथ और बिजली उपकरणों का उपयोग करने, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपकरण की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रैक्टिसेस को देखेंगे। किसी भी उपकरण का उपयोग करने से पहले, चाहे हैमर, ड्रिल या सॉ हो, हमेशा इसका निरीक्षण करें।
ये सुनिश्चित करने के लिए एब्रेसिव व्हील का निरीक्षण करें कि ये क्रैक न हो। साथ ही हैंडल में क्रैक, फ्रेड कार्ड या लूज फिटिंग जैसे नुकसान की जांच करें। एक प्रारंभिक निरीक्षण दोषपूर्ण उपकरणों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकता है। वेरीफाई करें कि व्हील का आरपीएम मशीन के आरपीएम से अधिक हो। हाथ से काम करने के लिए उपयुक्त टूल चुनना महत्वपूर्ण है। अपने इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य वस्तु के लिए उपकरण का उपयोग न केवल क्षति को बढ़ाता है, बल्कि चोट के जोखिम को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, हैमर के रूप में रेंच का उपयोग करना एक सामान्य गलती है, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। उपकरण का उपयोग करते समय सही तकनीकों का प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षा गार्ड कार्यरत है, उपकरणों को दृढ़ता से पकड़े और उनका उपयोग सटीकता के साथ करें। स्लिप या मिसफायर्स को रोकने के लिए विशेष रूप से पीछे धकेलने वाले पावर टूल्स के साथ पर जोर करने से बचें। निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की गतिविधि करते समय सुरक्षा हेलमेट का उपयोग करें। सेफ्टी ग्लासेस उड़ने वाले कणों से बचाते हैं। ग्लव्स से कटने का डर नहीं रहता और ईयर प्रोटेक्शन से दीर्घकालिक सुनने के नुकसान से बचने के लिए कान की सुरक्षा आवश्यक है। बिजली उपकरणों के लिए विद्युत सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे उपकरणों का उपयोग करें जो बिजली के झटके को रोकने के लिए विशेष रूप से डैम्प या वेट स्थितियों में ठीक से आधारित, ग्राउंडेड या डबल इंसुलेटेड है। नियमित रूप से उपकरण की कॉर्ड की स्थिति की जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि तारों को एक्सपोज किए बिना सभी कनेक्शन सुरक्षित है। सेफ टूल ऑपरेशन की कुंजी है नियमित रखरखाव। उपयोग के बाद टूल्स साफ करें, उन्हें सुखाकर सुरक्षित स्थान पर स्टोर करें और टूटे और क्षतिग्रस्त टूल्स को तुरंत बदल दें। ठीक से रखरखाव वाले उपकरण बेहतर काम करते हैं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं। टूल्स को उपयोग में न होने पर ठीक से रखें। शार्प टूल्स को सुरक्षात्मक स्लीव या कंटेनर में रखा जाना चाहिए। हैवी टूल्स सुरक्षित ढंग से रखने चाहिए और पावर टूल्स को नमी और धूल से बचाकर रखना चाहिए। इन साधारण लेकिन महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को पालन करके दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। एक सेफर वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। याद रखें, चुनने, निरीक्षण करने और टूल्स का सही उपयोग करने के लिए समय लेना आपके कार्य के प्रति सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए एक निवेश है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए वर्क परमिट प्रोसीजर को समझना आवश्यक है। ये प्रोसीजर किसी भी संभावित खतरनाक कार्य शुरू होने से पहले अधिकृतता की आवश्यकता से रिस्क्स को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में मदद करती है। वर्क परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कार्य की प्रकृति की आउटलाइंस तैयार करता है। इसमें होने वाले खतरों की पहचान करता है और आवश्यक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी कार्यकर्ता सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक कार्यों और सावधानियों को समझे। प्रत्येक शिफ्ट कार्य के लिए एक वर्क परमिट जारी किया जाना चाहिए। अनुमति तभी मान्य है जब उस पर किसी अधिकृत जारीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, वह जो प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हो। ये परमिट कार्य आरंभ होने से पहले जारी किया जाना चाहिए। कार्य पूरा होने के तुरंत बाद या इस परमिट पर पहचाने गए पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार शिफ्ट के अंत में इसे रद्द किया जाना चाहिए। परमिट केवल संबंधित इंजीनियर और कार्य पर्यवेक्षक दोनों की उपस्थिति में ही जारी किया जाएगा। इस वर्क परमिट द्वारा निम्न प्रकार के कार्यों को कवर किया जाता है: हॉट वर्क, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग। ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग या सीमित ओवरहेड प्रोसेस या किसी अन्य निर्माण क्षेत्र में काम करना, जहां सावधानियां, संचार और फायर वॉच की आवश्यकता हो सकती है। हैजार्डस एटमॉस्फेयर्स के पोटेंशियल एक्सपोजर। सभी कार्य जहां निर्माण या रखरखाव चरण के दौरान सीमित स्थान, टैंकों की सफाई, जहाज आदि बनाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में प्रवेश से जुड़े खतरों पर विचार करेंगे। 4 फीट से अधिक गहराई तक मैनुअल एक्सकवेशन और खाई खोदना तथा सभी मैकेनिकल एक्सकवेशन, बोरिंग।
हाइट या एलिवेटेड और ओवरहेड वर्क, स्कैफोल्ड्स, टेम्पररी प्लेटफॉर्म्स, टू लेगेड लैडर्स, टैंक्स और फर्श स्तर से 6 फीट 1.8 मीटर से अधिक एलिवेटेड पोजीशंस, क्रेन लिफ्ट और क्रिटिकल रिगिंग, लोड चार्ट के 75% से अधिक, रेडिएशन, एक्सरेज, निलंबित वर्क बास्केट या प्लेटफॉर्म, प्रेशराइज्ड और एनर्जाइज्ड सिस्टम या न्यूमैटिक टेस्टिंग पर या उसके आसपास काम करना, इलेक्ट्रिकल वर्क, लोटो, कमिश्निंग एक्टिविटीज, नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्र आदि जैसे जल निकायों के पास या उससे आगे काम। प्रोफेशनल सहायता आने तक चोटों के प्रबंधन और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए फर्स्ट एड महत्वपूर्ण है। कट जैसी छोटी सी चोटों के लिए साबुन और पानी से धोकर साफ सफाई सुनिश्चित करें। इन्फेक्शन को रोकने के लिए ग्लव्स का उपयोग करें। गंभीर चोटों के लिए ब्लड लॉस को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्र को स्वच्छ कपड़े से दबाएं और ऊंचाई पर रखें। जलने के इलाज के लिए, दर्द को कम करने और अधिक नुकसान को रोकने के लिए उन पर ठंडा पानी चलाकर रखें। यदि कंक्रीट या धूल के कण आपकी आंखों में चले जाते हैं तो तुरंत आंख धोने की जगह जाएं और उन्हें तेज पानी से धो लें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमेशा गॉगल पहनें। ये आवश्यक है कि श्रमिकों को फर्स्ट एड और फर्स्ट एड सेंटर का लोकेशन पता हो, जो आसानी से सुलभ और वेल स्टॉक्ड होने चाहिए। इसके अलावा हीट एग्जॉशन के लिए नियमित हाइड्रेशन को प्रोत्साहित करें और भारी पसीना आने और बेहोशी जैसे लक्षणों को पहचानें। हैजार्डस मटेरियल हैंडलिंग। ऐसे पर्यावरणों में जहां हैजार्डस मटेरियल्स रखे हो, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट खतरों को समझने से सुरक्षा सुनिश्चित करने की शुरुआत होती है। हैजार्डस मटेरियल्स को संभालने, स्टोर करने, साफ करने और निपटाने के लिए गाइडलाइंस यहां दिए गए हैं। 1. डीजल हैंडलिंग, पीपीई, ग्लव्स, गॉगल्स का उपयोग करें। स्पिल्स और इनहेलेशन ना होने दें। मेटल कंटेनर का उपयोग करें। वेंटिलेटेड एरिया में काम करें। स्टोरेज, लेबल किए गए अप्रूव्ड कंटेनर में रखें। हीट और फ्लेम से दूर रखें। सफाई, अवशोषित सामग्री और पेट्रोलियम सुरक्षित डीग्रीजर का उपयोग करें। निपटान, लाइसेंस्ड हैजार्डस वेस्ट फैसिलिटीज में ही डिस्पोज करें। 2. लुब्रिकेंट ऑयल हैंडलिंग, ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन पहने। छिड़काव और त्वचा के संपर्क से बचें। स्टोरेज, गर्मी और धूप से दूर सील किए गए कंटेनर में ही स्टोर करें। सफाई, शोषक और स्वीकृत सॉल्वेंट का उपयोग करें। निपटान, प्रमाणित केंद्रों या खतरनाक कचरा सेवाओं के माध्यम से पुनर्चक्रण। 3. पेंट हैंडलिंग, पीपीई, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का उपयोग करें। वेंटिलेटेड एरिया में काम करें। स्टोरेज, ओरिजिनल सील किए गए कंटेनर में रखें। गर्मी से दूर रखें। सफाई, निर्माता स्वीकृत सॉल्वेंट का उपयोग करें। अवशेषों को ठीक से डिस्पोज करें। निपटान, खतरनाक वेस्ट कलेक्शन साइट्स पर उपयोग न किए गए पेंट को डिस्पोज करें। 4. कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर हैंडलिंग, सिलेंडर सुरक्षित करें। लीक की जांच करें। वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। स्टोरेज, गर्मी और ज्वलनशील पदार्थों से दूर ठीक से रखें। सफाई, वाल्व एरियाज को सूखे कपड़े से पोंछें। निपटान, आपूर्तिकर्ताओं को खाली सिलेंडर वापस करें या स्थानीय खतरनाक अपशिष्ट नियमों का पालन करें। प्रारंभिक भंडारण से लेकर अंतिम संभाल तक हैजार्डस मटेरियल्स के रखरखाव में प्रत्येक कदम पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सावधानीपूर्वक आयोजन और अनुपालन शामिल है। कन्फाइंड स्पेस। साथियों, आप पहले से ही कन्फाइंड स्पेस परमिट सिस्टम की कई आवश्यकताओं को समझ चुके हैं। अब हम कुछ और विवरण जोड़ेंगे।
जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो सुरक्षा के लिए पर्यावरण को समझना और प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। इन स्थानों में एनवायरनमेंट अक्सर डेंजरस होते हैं, जिनमें कम ऑक्सीजन स्तर 19.5% से कम, उच्च ऑक्सीजन स्तर 23.5 से अधिक या विषाक्त गैस शामिल है, जिसके कारण गंभीर जोखिम पैदा होते हैं। यदि ज्वलनशील वाष्प या गैस मौजूद हो तो स्पेस में आग या विस्फोट होने की संभावना भी हो सकती है। तो स्थान में उचित प्रकाश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए हमेशा अप्रोप्रिएट डिटेक्शन इक्विपमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सक्रिय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे खतरनाक गैस फैलने से पहले कोई संकेत नहीं देते और पारंपरिक संवेदनाएं जैसे सूंघकर पता लग पाना सुरक्षित उपाय नहीं है। वेंटिलेशन एक अन्य प्रमुख कारक है। ये डेंजरस एनवायरनमेंट को कम करता है और ताज़ा हवा प्रदान करता है, जो सुरक्षित और आराम दोनों के लिए आवश्यक है। ये न केवल वेंटिलेशन देता है बल्कि स्थान और कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐसे स्थानों में प्रवेश करने से पहले श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उनके पास सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। रेस्पिरेटर, सुरक्षात्मक कपड़े और आई प्रोटेक्शन गियर के सभी उदाहरण हैं जो पहचाने गए जोखिमों के आधार पर आवश्यक हो सकते हैं। होल वॉच पर्सन व्यक्ति पर्यावरण की निगरानी, श्रमिकों के साथ संचार बनाए रखकर और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके सीमित स्पेस गतिविधियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वो ये भी सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत कर्मचारी ही सीमित स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। वे आपातकालीन सेवाओं को सतर्क करने और जरूरत पड़ने पर बचाव का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक टीम के सदस्य को आपातकालीन प्रक्रियाओं और सभी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना कि सभी प्रवेश और निकास पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है और अवरोधित किया गया है। नियमित संचालन और आपातकालीन दोनों दौरान दुर्घटनाओं को रोक सकता है। इन गाइडलाइंस का पालन करने से सीमित जगहों पर सुरक्षित कार्यशील वातावरण बनाने में मदद मिलती है, जहां जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है। सीमित जगहों पर आपातकालीन बचाव के लिए उचित उपकरण और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। ट्राइपॉड रेस्क्यू किट का उपयोग सुरक्षित वर्टिकल बचाव के लिए किया जाता है, जिसमें ट्राइपॉड, विंच और नियंत्रित पुनर्प्राप्ति के लिए हार्नेस शामिल है। सेल्फ रेस्क्यूअर विषाक्त या कम ऑक्सीजन वातावरण में सांस लेने योग्य हवा प्रदान करता है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रभावित श्रमिकों को आपातकालीन ऑक्सीजन प्रदान करता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखता है बल्कि कार्यक्षेत्र की सुरक्षा और दक्षता को भी सुनिश्चित करता है। कचरा होते ही उसे अलग करना उसे जमा होने से रोकता है, जिससे साइट सुरक्षा में समझौता नहीं करना पड़ता। कंक्रीट के मलबे, लकड़ी की स्क्रैप, धातु की स्क्रैप आदि को किसी निर्धारित क्षेत्र में इकट्ठा किया जाएगा और समय समय पर डिस्पोज किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3 Rs रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का उपयोग संसाधन संरक्षण के पॉइंट से आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब अतिरिक्त कंक्रीट जनरेट होती है तब उसका उपयोग इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने में किया जा सकता है और इन इंटरलॉकिंग टाइल्स का उपयोग पाथवे में किया जा सकता है। इससे वेस्ट जनरेशन कम हो जाता है। इसी प्रकार लकड़ी के स्क्रैप का उपयोग साइन बोर्ड या बैठने के लिए स्टूल बनाने के लिए किया जा सकता है। अलग अलग होने से स्पष्ट रूप से लेबल किए गए बिन पूरे साइट पर वितरित किए जाने चाहिए। प्रत्येक को अलग अलग प्रकार के वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजार्डस के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
ये न केवल रिसाइकलिंग प्रोसेस को सरल बनाता है, बल्कि अनुचित निपटान से संबंधित दूषित होने और दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करता है। इसके अलावा सही प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण कामगारों को आवश्यक है। उन्हें ये समझना चाहिए कि कौन सी चीजें रिसाइकलिंग हो सकती है जिसे खतरनाक माना जाता है और इन सामग्री को मिलाने का महत्व नहीं है। निपटान दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और निरीक्षण किया जाना चाहिए। चोटों को रोकने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए रसायनों और तीक्ष्ण वस्तुओं जैसी अपशिष्ट सामग्री का ठीक से निपटान करना महत्वपूर्ण है। शार्प ऑब्जेक्ट के लिए विशेष कंटेनर अनजाने में कटने से बचने में मदद करती है, जबकि खतरनाक कचरे को त्वचा के संपर्क और विषाक्त पदार्थों के इनहेलेशन को रोकने के लिए ग्लव्स और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। अंत में कचरे को नियमित रूप से हटाकर स्वच्छ और अविचलित कार्यक्षेत्रों को बनाए रखना संभावित दुर्घटनाओं को रोकता है, जैसे यात्रा या आग के खतरे को रोकता है, जिससे साइट पर सभी के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है। फायर फाइटिंग की बेसिक बातों को समझना हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत आग लगाने वाले आवश्यक 3 तत्वों को पहचानने से होती है: गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन। वे एक साथ आग त्रिभुज बनाते हैं। इनमें से केवल एक तत्व हटाने से आग की रोकथाम या समाप्ति हो सकती है। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के पीछे ये एक मूल सिद्धांत है। अलग अलग आग के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। क्लास ए फायर। इन क्लास में लकड़ी, कागज और कपड़े जैसे सामान्य ज्वलन शामिल है। इन आगों को बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्सटिंग्विशर पानी या फोम एक्सटिंग्विशर है। क्लास बी फायर। इन क्लास में गैसोलीन, तेल और ग्रीस जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ शामिल है। CO2 या ड्राई केमिकल और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इन आग को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावशाली है। क्लास सी फायर। इन क्लास में गैस कैनिस्टर में ब्यूटेन और प्रोपेन जैसे गैस शामिल है। ज्वलनशील गैसों की आग बहुत खतरनाक और अत्यधिक विस्फोटक हो सकती है। सुरक्षित रूप से क्लास सी आग बुझाने के लिए CO2 या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। क्लास डी फायर। इस क्लास में मैग्नीशियम या टाइटेनियम जैसे ज्वलनशील धातुएं शामिल हैं। मेटल फायर के लिए डिजाइन किए गए विशेष ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। किचन फायर। अक्सर कुकिंग ऑयल या फैट के कारण होने वाली इन आगों के लिए क्लास के एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है, जिसे विशेष रूप से ग्रीस फायर के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें आमतौर पर एक वेट केमिकल एजेंट होता है जो आग को ठंडा कर दबा देता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण और आग को दबाने के दौरान इलेक्ट्रोक्यूशन के जोखिम से बचने के लिए CO2 या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। पास टेक्निक अधिकांश फायर एक्सटिंग्विशर को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए एक सिंपल 4 स्टेप्स प्रक्रिया है। ऑपरेटिंग लीवर को अनलॉक करने के लिए पिन खींचें। एक्सटिंग्विशर नोजल को आग की लपेटों के आधार पर रखते हुए नीचे की ओर निशाना साधें। एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज करने के लिए स्क्वीज हैंडल दबाएं। अंत में आग बुझाने वाले एजेंट को एक साथ आग के क्षेत्र को कवर करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ स्वीप करें। हालांकि संलग्न होने से पहले आपको स्थिति का आकलन करना होगा। आग की आपातकालीन स्थितियों के लिए त्वरित और स्पष्ट निर्णय की आवश्यकता होती है। यदि कम आग लगी है और निहित है, तो एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना सुरक्षित हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आग को नियंत्रण करना मुश्किल लग रहा है, तो तुरंत जगह खाली कर दें और एक प्रशिक्षित फायर प्रोफेशनल को स्थिति को संभालने दें। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि इवैक्यूएशन पाथ क्लियर है और ये क्षेत्र धूम्रपान से बचने के लिए पर्याप्त रूप से वेंटिलेट किया जाता है।
अग्नि सुरक्षा में कार्यस्थल पर आग के खतरे से बचने के लिए निवारक उपाय भी शामिल है। रेगुलर ट्रेनिंग, क्लियर साइनेज और इक्विपमेंट का सही रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना कि ज्वलनशील सामग्री सुरक्षित रूप से स्टोर की जाए और आग निकलने से आग से संबंधित घटनाओं के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। हर कर्मचारी को फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास के स्थानों से परिचित होना चाहिए। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान पर नियमित ड्रिल और ट्रेनिंग सभी को वास्तविक आग के दौरान प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स। आपातकाल में कहां जाना है, ये जानना महत्वपूर्ण है। बाहर निकलने के संकेतों की तलाश करें जो आपको सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक कार्यस्थल पर भवन के बाहर एक निर्दिष्ट असेंबली पॉइंट होता है। यही वो जगह है जहां हर किसी को इकट्ठा होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर कोई सुरक्षित है और उसका हिसाब रहता है। इमरजेंसी की घोषणा करने के बाद लोगों को अलर्ट करने के लिए इमरजेंसी हूटर या सायरन को साइट पर निर्धारित किया गया है। ठेकेदार इमरजेंसी कंट्रोलर को रिपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाएगा। ठेकेदार का इमरजेंसी कंट्रोलर उपयुक्त रूप से योग्य होगा और इमरजेंसी रिस्पांस टीम और लीड टीम के प्रबंधन में व्यापक अनुभव होगा। सभी मुसीबतों पर सभी जिम्मेदार कर्मियों के साथ चर्चा की जाएगी और जो भी निर्णय लिया जाए सूचना के लिए दर्ज किया जाएगा। ठेकेदार हर 6 महीने में एक बार ऑन साइट आपातकालीन मॉक ड्रिल करेगा या अपने सभी कामगारों और कर्मचारियों के लिए क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार। इमरजेंसी की स्थिति इस कारण हो सकती है: आग, विस्फोट, गंभीर दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, इलेक्ट्रोक्यूशन, लिफ्टिंग उपकरण या संरचना आदि का पतन, बायोलॉजिकल रिस्क, स्नेक बाइट आदि, विषाक्त रिलीज, बाढ़, भूकंप आदि जैसे प्रमुख प्राकृतिक आपदा। आइए कार्यस्थल पर पर्यावरण सुरक्षा के महत्व पर ध्यान दें। हमारी सुविधाओं के स्वास्थ्य और कुशल संचालन के लिए हमारे आसपास का वातावरण महत्वपूर्ण है। हर कर्मचारी सही प्रक्रियाओं का पालन करके और हर काम के लिए सही साधनों का उपयोग करके इस सुरक्षा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, वेस्ट को सही से प्रबंधन प्रदूषण को कम करता है और संसाधनों का संरक्षण करता है। धूल दबाव प्रणालियों का उपकरण करना और रसायनों का उचित निपटान सुनिश्चित करना न केवल नियामक आवश्यकताएं हैं, बल्कि वे हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं और पर्यावरणीय दूषण को रोकते हैं। इसी प्रकार नॉइस पोल्यूशन को कम करना न केवल मानकों का पालन करने के लिए, बल्कि हमारे स्थानीय समुदायों और हमारे खुद के सुनने के स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक है। यदि आप अपव्यय न करें तो संसाधनों, सीमेंट, रेत, चिप्स, पानी, बिजली, डीजल, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री को फिर से उपयोग किया जा सकता है और स्थायी विकास में मदद करेगा। इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाया जाएगा। इन प्रैक्टिसेस के बारे में निरंतर शिक्षा के माध्यम से हम हर किसी को रोज कार्यवाही योग्य कदम उठाने, हमारे कार्यस्थल और व्यापक वातावरण को हर किसी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। याद रखें, प्रत्येक छोटी कार्यवाही बड़े प्रभाव में योगदान देती है। सुरक्षित और अधिक टिकाऊ कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं। जैसा कि हम इस सेफ्टी सेशन को रैप अप करते हैं, सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में प्रत्येक भूमिकाओं के महत्व पर प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना केवल निम्नलिखित प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है। ये सावधानी और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है, जहां हर कार्यवाही दुर्घटनाओं को रोकने और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक स्टेप करीब है। सामग्री को सुरक्षित तरीके से संभालने से लेकर आपातकालीन प्रोटोकॉल को लागू करने तक चर्चा की गई हर दिशा निर्देश हमारी सुरक्षा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है।
ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रैक्टिस सभी लोगों के लिए एक स्वभाव बन जाए। आइए हम इन सुरक्षा उपायों के प्रति केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन प्रतिबद्ध हो, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जो सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हो और उत्पादक कार्य के लिए अनुकूल हो। सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है और एक साथ हम अपने कार्यस्थल को सुरक्षा और दक्षता का एक मॉडल बना सकते हैं। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखें, सुरक्षा में हर छोटे छोटे कदम हमारी खुशहाली की ओर एक बड़ा कदम है। ये याद रखें कि हमारा परिवार घर पर इंतजार कर रहा है।